हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सौरभ दिस साइड। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। आज आपके साथ एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग केस स्टडी शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की, द फेल्ड स्टार्टअप सीरीज। इस सीरीज के अंदर मैं उन स्टार्टअप्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो फेल हो गए और उनके फेलियर के पीछे की जो इंपॉर्टेंट रीजंस जो थे, मैं वो रीजंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर केस स्टडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं askmazar.com के बारे में। तो askmazar.com जो है वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स ऑफ इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री था। और एक और बात मैं बताना चाहता, कंपनी 2010 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन इनकी जो पैरेंट कंपनी गेट इट इन्फो सर्विसेज वो 1990s से काम कर रही थी। तो कुल मिलाकर ये बताया जा सकता है कि कंपनी की जो पैरेंट कंपनी है वो बहुत पहले से मार्केट के अंदर वर्क कर रही थी। अब गेट इट इन्फो सर्विसेज जो इनका मेन काम कहते हैं, ये एक टाइप की येलो पेजेस की डायरेक्टरीज हुआ करते थे, जिनका अलग अलग सर्विसेज की डायरेक्टरीज हुआ करती है, अलग अलग सर्विसेज को लेकर डेटाबेस ऑलरेडी था। तो 2010 में जब कंपनी आती है तो यहाँ पे उनको एक क्लैरिटी होती है कि यार मार्केट जो है, मार्केट के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। पहले जो लोग ऑनलाइन कॉमर्स की तरफ या ई कॉमर्स की तरफ ध्यान नहीं देते थे, अब ई कॉमर्स वाली जो इंडस्ट्री वो बूम करते हैं, कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो विजन है वो स्टार्ट होता है। पहली सबसे जो चीज वो लोग देखते हैं कि यार मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है और हम लोग कंटिन्यूसली ग्रो कर सकते हैं। मार्केट के अंदर अमेज़न आ चुका था, फ्लिपकार्ट आ चुका था, मिंत्रा आ चुका था, जबोंग आ चुका था और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही थी धीरे धीरे। तो कंपनी अपना ऑपरेशन स्टार्ट करी 2010 में। रीजन नंबर वन, सबसे बड़ा जो फेलियर के लिए जो रीजन जो था ये था लेट एंट्री। जी हाँ, इफ यू आर फर्स्ट मूवर इट्स ओके, इफ यू आर लास्ट मूवर then also it's fine, but you need to become a fast mover. Last mover is not a problem, you have to become a fast mover. Last mover होने से कोई दिक्कत नहीं, आपको fast mover बनना पड़ेगा। askmazar.com ने यही चीज समझा कि उन्होंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया कि मैं लास्ट मूवर कोई बात नहीं, मैं फास्ट मूवर बन के दिखाऊंगा, कंटिन्यूस एक्सपैंड करूंगा, कंटिन्यूसली ग्रो करूंगा। तो कंपनी लास्ट एंट्रेंट था, लेकिन वो फास्ट मूवर अपने आप को बता रहा था। रीजन नंबर 2 बिहाइंड द फेलियर, they just wanted to focus on every single thing। कहने का मतलब ये they did not have any clarity on anything। उनके पास क्लैरिटी नहीं था, उनको हर एक सेक्टर के अंदर एंटर करना था। क्या होता है जब आप मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, आपके बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दिखती है, ई कॉमर्स दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, ग्रोसरीज दिख रहा है, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स दिख रहे हैं। लेकिन जब आपके सामने इतने सारे सेगमेंट्स दिख रहे हैं, इतने सारे अलग अलग टाइप के जब आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, अगर आप हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, गलत नहीं है, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका अटेंशन डिवाइड हो जाएगा। कंपनीज ने यही गलती किया, askmazar.com ने भी यही गलती की। They wanted to focus on every single thing. When they began, they were like just that.com. Then they suddenly wanted to become flipkart.com, and then they just suddenly wanted to become big basket। तो यहाँ पे कंपनी जो है कंटिन्यूसली अपना जो अटेंशन, जो अपना जो फोकस जो है, अपनी प्रायोरिटीज जो अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यूसली शिफ्ट कर जा रही है। और यहाँ पर उनको एक सुपर ऐप बनना था, उनको एक सुपर स्टार्टअप बनना था, उनको हर एक सेगमेंट के अंदर एंटर करना था। तो उनको ग्रोसरीज के अंदर एंटर करना था, उनको ई कॉमर्स के अंदर एंटर करना था, उनको फर्नीचर के अंदर एंटर करना था, उनको ऑलमोस्ट हर चीज के अंदर एंटर करना था। अब यहाँ पे उनके पास एक एडवांटेज ये था कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग वेंडर्स का डेटाबेस पड़ा है, लेकिन जरूरी नहीं आपके पास डेटाबेस है तो आप उसको एक्चुअली वर्क कर पाएंगे। तो सेकंड नंबर का जो गलती थी ये उनके लिए बहुत भारी पड़ा। दे वांटेड टू फोकस ऑन एवरी सिंगल थिंग। अच्छा, नंबर 3, नो फिक्स स्ट्रेटेजी। दे डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फिक्स स्ट्रेटेजी, मतलब उनके पास कोई स्ट्रेटेजीज फिक्स नहीं हुआ करती थी। और एक और चीज, लो एक्सिक्यूशन ऑन स्ट्रेटेजीज। यहाँ पर क्या हो रहा, पहले महीने में एक स्ट्रेटेजी बनाई, फिर उसके ऊपर वर्क नहीं किया, फिर दूसरे महीने में दूसरी स्ट्रेटेजी बनाई, लेकिन उसके ऊपर भी वर्क नहीं किया। अब पहली स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क नहीं किया, आपने दूसरी स्ट्रेटेजी बना ली, दूसरी स्ट्रेटेजी के ऊपर भी वर्क नहीं किया, तीसरी स्ट्रेटेजी बना ली। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजीज बहुत सारी थी, लेकिन एक्सिक्यूशन जीरो था। तो जीरो एक्सिक्यूशन, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज विल ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर askmazar.com ये एक बहुत बड़ी गलती की कि वो हर 2-3 दिन में, हर 2-3 महीने के अंदर अपनी अपनी स्ट्रेटेजी जो थी वो उसको क्या करते, कंटिन्यूसली चेंज करते रहते। प्रॉब्लम नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 जो था, नीडलेस एक्विजिशंस। कंपनी कंटिन्यूसली न्यू कंपनीज को एक्वायर करते थे। askmazar.com जो उनके पास जो कंटिन्यूसली न्यू कंपनीज को एक्वायर करने की आदत सी हो चुकी थी। यहाँ पे हर दूसरे हफ्ते, हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने वो एक न्यू कंपनी का एक्वायर कर। बेसिकली उन्होंने एक चीज को फोकस किया कि यार हमको, हमारे पास 10 अपॉर्चुनिटीज है तो हमको हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अलीबाबा के फाउंडर ने एक बहुत ही प्यारी बात बोली, उन्होंने बोला अगर आपके सामने 9 खरगोश पड़े, अगर आप एक पकड़ना चाहते हैं, एक के ऊपर ही फोकस कीजिए। यहाँ पे उनको अपने विजन को लेकर क्लैरिटी नहीं था। बेसिकली इनके सीईओ जो थे उनको भी क्लैरिटी नहीं था कि एक्जैक्टली कंपनी करना क्या चाहती है, व्हाट इज द मोटो, व्हाट इज द विजन ऑफ द कंपनी, वो किस सेक्टर के अंदर फोकस करेगी, ये उनको क्लैरिटी नहीं था। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये firstcry.com के बारे में, तो firstcry को क्लैरिटी है कि यार उनका जो सेगमेंट है वो बेबी सेगमेंट। अगर हम लोग बात करें zivame.com की, तो उनका सेगमेंट लॉन्जरी है, उनको क्लैरिटी इस चीज को लेकर। लेकिन askmazar.com they did not have any kind of clarity, so वो लोग needlessly
एक्वायर करते हैं न्यू कंपनीज को, जैसे कि बेस्ट एट द चीपेस्ट प्राइस, बेस्ट एट लोएस्ट, ये नाम की कंपनी था, उन्होंने इसको एक्वायर किया और फिर यहाँ पे आसपास ग्रोसरी लॉन्च कर दिया, उस कंपनी को लाइक रीब्रांड कर दिया। ओके, उसके अलावा उन्होंने फिर मेबल कार्ड खरीदा और ये जो कंपनी थी वो फर्नीचर से रिलेटेड काम करती थी। कंटिन्यूसली धीरे धीरे वो हर एक सेक्टर के अंदर एक्सपांड करना चाह रहे थे। अब यहाँ पर ये पॉइंट में पॉइंट अगले मतलब प्रॉब्लम जो अगले पॉइंट में है, यहाँ पर कंपनीज जो कंटिन्यूसली और ज्यादा एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 जो है कैश क्रंच। कंपनी जो है कंटिन्यूसली एक्सपांड करने की सोच रही है, तो इनको कंटिन्यूसली अपने एडवर्टाइजमेंट्स रन करने और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफी ज्यादा वेल फंडेड और काफी अच्छा परफॉर्म कर, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया। तो अगर आपको उनके साथ कंपीट करना है, आपके पास फंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2012 से 2013 के बारे में, तो कंपनी का जो लाइक रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था 37 करोड़ से 54 करोड़ के आसपास हो चुका था। लेकिन इसी दौरान उनके जो बर्न रेट जो था वो भी बढ़ चुका था, जो इनके जो लॉसेस जो थे वो 100 करोड़ के आसपास पहुंच चुके थे। तो कंपनी अगर 1 रुपए कमा रही थी, उसके बदले में 2 रुपए खर्च भी हो रहे थे। ये चीज को हमको समझने की जरूरत है। एक पॉइंट ऐसा भी आया कि कंपनी का जो है पर मंथ बर्न रेट जो था $10 मिलियन के आसपास हो चुका था। तो कंपनी के पास ग्रोथ आ रही थी, रेवेन्यू आ रहा था, न्यू कस्टमर्स आ रहे थे, डेली ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे कंपनी जो है उन ऑर्डर्स को मैनेज नहीं कर पा रही थी। एक और प्रॉब्लम ये भी जा रहा था कि कंपनी जो है प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो पाई, वो लॉस में ही खेल रही थी। एक और पॉइंट जो है, जो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट जो रहने वाला है वो ये कि लाइक नो फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। कंपनी का जो टेक्नोलॉजी जो था, एक टेक कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा पावरफुल पॉइंट होना चाहिए, वो सबसे बड़ा वेपन होना चाहिए। लेकिन AskMeWeather.com के बारे में अगर बात करते हैं तो उनका यूजर इंटरफेस सबसे बेकार था। उनका यूजर इंटरफेस जो था उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था जो लाइक कस्टमर को एक लाइक बहुत ज्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सके। और एक और उनका टेक्नोलॉजी सबसे बिगेस्ट पॉइंट था। जैसे उनके एग्जीक्यूटिव्स भी बताते हैं कि AskMeWeather.com के बारे में अगर बात करें, सबसे बिगेस्ट पॉइंट जो था वो था टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा वीक था, उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क नहीं किया, एक डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी के लिए एक टीम नहीं थी। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या लगा कि कंपनी को टेक्नोलॉजी ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया है यहाँ पे। अच्छा, नंबर 7 का जो पॉइंट जो है वो जो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो ये था कि लाइक दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन वन सिंगल इन्वेस्टर। कहने का मतलब ये कि जब यहाँ पर अलग अलग कंपनीज जब एक्सपांड कर रही, ग्रो करने की कोशिश कर रही, तो यहाँ पे वो अलग अलग इन्वेस्टर से फंडिंग लेने की कोशिश कर रही। लेकिन AskMeWeather.com के केस में ये बिल्कुल नहीं था। AskMeWeather.com वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन सिंगल इन्वेस्टर। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप एक सिंगल इन्वेस्टर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं, लगभग 90% 96% शेयर अगर आपका एक ही व्यक्ति के पास है, तो ऑब्वियसली बात है वो आपकी कंपनी को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं, वो आपकी कंपनी को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टीपल इन्वेस्टर होने का एडवांटेज ये है कि आपका जो कंपनी जो है कोई एक पर्सन के हाथ में नहीं है, आपके पास मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है, आपके पास मल्टीपल इन्वेस्टर्स है। यहाँ पर क्या कंटिन्यूसली वो लोग अलग अलग इन्वेस्टर के पास आने के बजाय एक ही इन्वेस्टर से कंटिन्यूसली फंडिंग रेज करने की कोशिश करते हैं और लगभग उन्होंने $300 मिलियन ले चुके थे एज ए इन्वेस्टमेंट। तो ये जो कंपनी जो है एस्ट्रो एंटरटेनमेंट लिमिटेड जो है, जो मलेशिया की कंपनी, उससे उन्होंने लगभग $300 मिलियन की फंडिंग ले चुके थे। और ये जो कंपनी का जो वैल्यूएशन जो था 2015 तक के लगभग $500 मिलियन के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन इस कंपनी के लॉसेस भी काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे लॉसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इनके प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है, प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं हो पाई कंपनी। और एक और चीज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा जो बुरी तरह जो था यहाँ पे, यूजर एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। यूजर एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं, चाहे कस्टमर का हो या चाहे वेंडर का, दोनों की यूजर एक्सपीरियंस काफी बेकार थे। जैसे पेमेंट के अंदर डिले हो रहा था, यहाँ पे पेमेंट को लेकर क्लैरिटी नहीं था कि कितना पेमेंट चार्ज करना है, एग्जैक्टली उनको पता नहीं हो रहा था। किसी वेंडर से 10 रुपए चार्ज करे, किसी वेंडर से 20 रुपए चार्ज करे, किसी वेंडर से 50 रुपए चार्ज करे, एकदम सिमिलर प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे ये चीज था। एक और बात, यहाँ पे डिलीवरीज प्रॉपर नहीं होती थी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये चीज बिल्कुल नहीं था इस कंपनी के अंदर। एक और बात बताना चाहते हैं यहाँ पे कि दे हैड स्पेंड सो मच ऑन एडवर्टाइजमेंट। उन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए, उन्होंने मार्केट के अंदर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ऑलमोस्ट हर पॉसिबल स्ट्रेटेजी को अपनाया। उन्होंने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट को अपनाया, उन्होंने इनफैक्ट एक मूवी भी पूरी की पूरी बना डाली यहाँ पे। तो यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूँ कि यार कंपनी जो है फेल क्यों हो जाती है। रीजन लाइक इफ यू जस्ट वांट टू रन अ कंपनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड लेट मूवर चलेगा लेकिन फास्ट मूवर होना जरूरी है। एक और बात जो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये कि नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इन्वेस्टर। अगर आप एक ही इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी कंपनी कभी भी बर्बाद हो सकती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, ऑलवेज फोकस ऑन अ नीश, ऑन अ सिंगल नीश। जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, वीवर के केस में भी यही गड़बड़ हुई थी कि उनको ऑलमोस्ट अलग अलग वर्टिकल, हर एक वर्टिकल के अंदर एंटर करना था, अलग अलग कंपनीज के अंदर एंटर करना था। तो ये गड़बड़ बहुत सारी कंपनीज करती है। जब एक स्टार्टअप नया है, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी
कंपनीज है, बहुत सारे अलग अलग रास्ते दिखते हैं, ये सेक्टर दिखता है, वो सेक्टर दिखता है, नीश के अंदर सब नीश दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप एक नीश के अंदर जब आप ऑलरेडी काम कर रहे हो और आप उसके साथ दूसरे नीश के अंदर काम कर रहे हैं, आपका अटेंशन जो वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यू नीड टू मेंटेन योर अटेंशन एंड ऑलवेज वर्क ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। जब तक आप कंपनी जो है लॉस लीडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर काम कर रही है, आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि यार आपका इन्वेस्टर का पैसा कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, तो आपको प्रॉफिट जितना जल्दी गेन कर सकते हैं आपको उस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है। ऑलवेज फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, ऑलवेज वर्क विद एथिक्स। अगर आप कंपनी के अंदर एथिक्स मेंटेन नहीं करते, आपकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। बात करते हैं अगर इसके लीडरशिप की, तो उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। लीडरशिप थोड़ा वीक था, और एक और चीज इन्होंने उस बात को भी अच्छे से समझा ही नहीं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और उसके साथ साथ वेंडर का सेटिस्फैक्शन दोनों बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।